नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट। अभी हमने कल पढ़ा था कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया। तो अब इसके लाभ और सीमाएं के संबंध में जानकारी लेंगे कि क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ में संगठन के समग्र रूप से कई लाभ होते हैं, जैसे कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत एवं टीम भावना का विकास, यानी कि कर्मचारी, अधीनस्थ और उच्च स्तरीय अधिकारी सारे मिलकर के ही व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से संस्था के हित में कार्य करते हैं, जिससे टीम भावना का विकास होता है। दूसरा लाभ है प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन एवं अवलोकन से प्रयत्नशील एवं सजगता का विकास होता है। यानी कि जब भी संगठन में कार्य को उद्देश्य निर्धारित करके उसको प्रोसेस में लाया जाता है, प्रक्रिया में लाया जाता है, तो समय समय पर उसका उचित मूल्यांकन और अवलोकन किया जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो भी सुधारात्मक या सलाहकारात्मक जो अवलोकन किए जाते हैं, उससे कर्मचारी अधिकारियों प्रयत्नशीलता और सजगता का विकास होता है कि यहाँ यह कमी रही है, इसको इस तरह से समाधान किया जाएगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस और हार्डवर्क की प्रोसेस में बढ़ जाते हैं। कार्य निष्पत्ति मूल्यांकन से कर्मचारियों का समय समय पर वेतन, भत्ते एवं सुविधा निर्धारण से मनोबल बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे समय पर कार्य मूल्यांकन किया जाता है, तो उससे संगठन के हित में रहता है, संगठन को कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त होता है, जिससे कि समय समय पर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं हैं, जो भी चिकित्सीय सुविधाएं, परिवहन, यातायात, तो उनके निर्धारण में भी संगठन उनके हित में ही ज़्यादा फैसले लेता है, जिससे कि कर्मचारी अधिकारियों का मनोबल बना रहता है। चौथा लाभ है इसका समुचित संप्रेषण व्यवस्था से संस्था में सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास, जिससे कि संस्था के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है। कर्मचारी और अधिकारियों में अपने अंतर संबंध सौहार्दपूर्ण मैत्रिक रहते हैं, जिससे कि संस्था को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में किसी तरह का कोई व्यवधान या कोई अवरोधात्मक घटक सामने नहीं आता है, जिससे कि लक्ष्य प्राप्त करने में संस्था आगे बढ़ती रहती है। पांचवा इसका लाभ है, यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक रूप से कर्मचारियों की कार्य कुशलता और क्षमता में आशातीत वृद्धि करती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत रूप से भी लक्ष्य निर्धारित रहता है, जिससे कि कर्मचारी में अपना आत्मसम्मान और मनोवैज्ञानिक रूप से वो संतुष्ट रहता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता और उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, जो उसके संस्था और संगठन के हित में लाभदायी रहती है। तो ये एमबीओ जो प्रणाली है, उसके लाभ हैं कि किस तरह से किसी संगठन या संस्था में इसको अपनाने से क्या क्या सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते हैं। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं या कुछ नुकसान हैं, तो उन्हें भी देखिए कि क्या क्या लाभ प्राप्त करने की अपनी एक सीमा है, उसके बाद में ज़्यादा लाभ में वृद्धि नहीं हो सकती, या फिर कुछ नुकसान भी हैं, कुछ माइनस या नकारात्मक बिंदु भी हैं एमबीओ के, तो उन्हें भी ध्यान देना होगा। पहली इसकी सीमा है कि उद्देश्य निर्धारण को लेकर कई बार कर्मचारी और अधिकारियों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार अधिकारी बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं या कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करने का दबाव बनाते हैं, तो इससे कर्मचारी और अधिकारियों में भी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। उच्च प्रबंधन अक्सर अधीनस्थों के परामर्श आदि पर विशेष ध्यान नहीं देता। उच्च प्रबंधन सलाह मशवरा तो करता है, लेकिन अंतिम रूप से वो वही करते हैं जो उनको अपने प्रबंधन के दृष्टिकोण से जो उचित लगता है। तो इसमें कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है इससे कि उनसे सलाह तो ली गई लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। तीसरा इसका नकारात्मक बिंदु है, प्रत्येक स्तर पर व्यवहारिक रूप से अधिकारों का स्पष्ट प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। कहने को तो ये अधिकारी और कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया है, लेकिन वास्तविक रूप से या व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं किसी भी संगठन या संस्था में अधिकारों का कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में प्रत्यायोजन, यानी कि अधिकारों को नीचे वालों को सौंपा नहीं जाता है। तो अधिकारों को स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजन नहीं किया जाता। कार्य तो उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनको अधिकार इतने नहीं दिए जा सकते।
इससे उनका मनोबल प्रभावित होता है। कार्य कुशलता, क्षमता और पर्याप्त कौशल एवं योग्यता के अभाव में निर्धारित उद्देश्य समय पर पूरे नहीं हो पाते। अधीनस्थ कर्मचारी इतने कौशलपूर्ण या योग्य नहीं होते, इतने क्षमतावान नहीं होते, इतने ट्रेंड या प्रशिक्षित नहीं होते कि वो हर एक उद्देश्य को निर्धारण को पूरा कर सकते हैं। तो व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि इस प्रशिक्षण या कार्य कुशलता या क्षमता योग्यता के अभाव में जो भी लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे भी संगठन में कई बार मैत्रिक संबंध प्रभावित होते कर्मचारी अधिकारियों के। इसकी नकारात्मकता को लेकर के एक विद्वान हैरिस लेविंसन ने उन्होंने कहा है कि एमबीए एक प्रबंध की भ्रांति है, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक भ्रांति है, एक नासमझ है, एक अतिवाद है कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है। इस तरह की एक भ्रांति पाल ली है, क्योंकि बिना भावात्मक संतुष्टि के इसे पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे कैसा भी लक्ष्य निर्धारित किए जाए। उन्होंने कहा है कि जब तक अधीनस्थ कर्मचारी या उच्च स्तर अधिकारियों में मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे, इस तरह की उद्देश्यों को पूरे करने के आधार पर जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण आलोचना थी, एक महत्वपूर्ण सीमा या एक नकारात्मक बिंदु है। तो ये हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके अर्थ परिभाषाएं, उसकी प्रक्रियाएं, उसकी विशेषताएं, उसके लाभ हानि के संबंध में हमने चर्चा की। तो ये हमारा एमबीओ का बिंदु कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद बच्चों।